हेलो फ्रेंड्स, एएचएन कोचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सभी मिल करके, हमारी टीम मिल करके क्लास 10th का एनसीईआरटी का पूरा सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं। यहाँ पर मैथ्स और साइंस का आपका कंप्लीट वीडियो पूरा कोर्स के साथ में 100% कोर्स कंप्लीट किया जा रहा है। तो आप सभी लोग जितने भी इस साल तैयारी करने वाले हैं, बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले हैं, तो इस वीडियो को देखें और अच्छे से अच्छी तैयारी करें। ठीक है, तो आज हम जो है खास करके मैथ्स कंप्लीट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी का, और पहला चैप्टर वास्तविक संख्या आज हम स्टार्ट करेंगे। वास्तविक संख्या, तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि वास्तविक संख्या पढ़ने से पहले वास्तविक संख्या क्या है, इसको पहले समझ लेते हैं। जितने भी हम अभी नंबर पढ़ते हैं, चाहे वो नेचुरल नंबर हो या रेशनल या इरेशनल नंबर, तो ये जितने भी नंबर हैं, हालांकि रेशनल और इरेशनल नंबर में नेचुरल नंबर आ जाता है, तो ये जितने भी नंबर हैं सारे के सारे वास्तविक नंबर हैं। ये सभी के सभी वास्तविक संख्या हैं। रेशनल नंबर हमारा परिमेय संख्या हो गया, इरेशनल हमारा अपरिमेय संख्या हो गया, ये सब के सब वास्तविक संख्या हैं। तो वास्तविक संख्या में एनसीईआरटी का पहला चैप्टर आपका है यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा एचसीएफ ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि यूक्लिड विभाजन विधि क्या है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, तो सबसे पहले एक एग्जांपल से हम समझते हैं। यदि मान लें अगर हम 8 से कोई भी नंबर में भाग देते हैं, नंबर है जैसे 76 में, 8 से 76 में भाग देते हैं तो ये कटेगा 8 नंबर 72, शेष बच रहा है 4। ये हमारा भाग सॉल्व हुआ। अब इसको जांच जब हम करेंगे तो इसके लिए फॉर्मूला आता है, ये जिसमें हम भाग देते हैं इसको हम भाज्य करते हैं, और इसका भाज्य हो गया, जिससे भाग देते हैं उसको भाजक कहेंगे। भाजक को भाज्य से भाग देने के बाद जो आता है उसको भागफल कहेंगे। उसके बाद जो शेष बचेगा इसे हमारा शेष। तो फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। तो ये हमारे फॉर्मूला है, और यही फॉर्मूला कहलाता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो इसको हम एक सिंबल से सूचित करते हैं। मान लेते हैं कि a हमारा भाज्य है और इसे हम भाजक b से भाग दे रहे हैं, तो b से अगर a में भाग दे रहे हैं तो हमारा भागफल आ रहा है q और रिमाइंडर आ रहा है शेष r। तो यहाँ पर फॉर्मूला आ जाएगा a बराबर bq प्लस r, जहां हमारा a भाज्य हो गया, a हमारा क्या है भाज्य, b भाजक, q हमारा भागफल और r हमारा शेष है। तो देखिए हमने b को a से भाग दिया, भागफल आया q, और जो भागफल आने के बाद यहाँ पर जो बचता है, लास्ट में जो बचता है उसको हम शेष करते हैं। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला होता है a यानी भाज्य, भाज्य बराबर फॉर्मूला होगा भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। अब इसमें एक और चीज क्या याद रखना है, हमारा ये जो शेष होता है, शेष या तो 0 होगा, शेषफल हमेशा या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। शेषफल कभी भी माइनस में नहीं आना चाहिए। शेष हमेशा या तो 0 होता है या 0 से बड़ा होता है। इसका मतलब हो गया क्या, 0 के बराबर या 0 से बड़ा। देखिए जिसके तरफ मुंह खुला रहेगा वो बड़ा होता है। r जो होता है यानी शेष या तो 0 होगा या 0 से बड़ा, और हमेशा हमेशा ये भाजक से छोटा होता है। इसको हम ऐसे लिखते हैं, भाजक से हमेशा ये छोटा होता है। तो ये हमारा भाग का फॉर्मूला हुआ। तो इस फॉर्मूला को आप लोग जानिए, क्योंकि इसी फॉर्मूला पर हम ये क्या कहते हैं पहला चैप्टर जो एक्सरसाइज 1.1 इसी फॉर्मूला के बेस पर सॉल्व होगा। एचसीएफ भी जो निकालेंगे वो इसी फॉर्मूला पर निकालेंगे। इसी फॉर्मूला को हम कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम।
ठीक है। तो पहला चैप्टर है हमारा वास्तविक संख्या, जिसमें कि एक्सरसाइज 1.1 में पहला सवाल ही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा एचसीएफ ज्ञात करना है। तो जैसा कि हम अभी समझे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो फॉर्मूला होता है, इसका जो सूत्र है अभी जस्ट बताए, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां r का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा और b से छोटा होता है। तो इसी फॉर्मूला को हमें यूज करते हुए आगे बढ़ना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। पहला सवाल है 135 और 255 का HCF। एक सवाल हम सीख लेंगे तो इसके आधार पर एक नंबर में और दो सवाल है, वो आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो 35 और 200 का HCF, तो HCF जो निकालना है हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा निकालना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, बड़ा संख्या को लेंगे और बड़ा संख्या को पहले यहाँ पर लिख देते हैं 255, उसके बाद बराबर देकर के छोटा संख्या लिखते हैं 135। अब 135 को 255 से हम भाग देंगे, 135 को जब 255 से हम भाग देते हैं तो एक बार में आएगा 135, तो ये हो गया 0 2 1। अब देखिए ये शेष हमेशा भाजक से छोटा होना चाहिए, या तो पूरा पूरा कट जाएगा तो 0 आएगा, या तो भाजक से हमेशा छोटा होगा। अब यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, भाज्य बराबर, यही भाज्य हम यहाँ पर लिखे हैं, भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। तो भाजक हमारा क्या है 135, भागफल क्या होगा 1, शेष हो जाएगा हमारा 120। तो ये अगर इसको सॉल्व करते तो हमारा ये आ जाता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस भाजक को यहाँ पर लिखते हैं 135, उसके बाद फिर शेष को यहाँ लिखेंगे और शेष को 135 से भाग देंगे। तो जब शेष 135 को 120 को 135 से भाग देते हैं तो एक बार में आएगा 5 1। तो यहाँ पर भाजक हो गया 120, भागफल हो गया 1, तो 120 गुना 1 भाजक गुना भागफल जोड़ शेष हमारा हो गया 15। अब फिर क्या करेंगे, इस भाजक को यहाँ पर लिखेंगे 120 और इस 15 को 120 से भाग देंगे। तो 15 को जब 120 से भाग देते हैं तो 8 बार में ये पूरा पूरा कट जाता है, 15 गुना 8 120, और ये पूरा पूरा कट जाएगा। ये तब तक हम करते रहेंगे जब तक कि शेष हमारा 0 नहीं आ जाता है। अब जब शेष 0 आ गया तो HCF जो है किसका 135 और 255, तो 135 और 255 का HCF लास्ट जो संख्या से हम भाग दिए हैं जिससे कि पूरा पूरा कटा है, वही हमारा HCF हो जाता है 15। तो यही मेथड है, ये जो मेथड देखे इस मेथड को हम कहेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा HCF। उम्मीद है कि आप लोग सीखे होंगे और इसी के आधार पर हमें 2 और 3 नंबर का सवाल आराम से सॉल्व हो जाएगा। 2 नंबर सवाल में 196 और 38 220, 3 नंबर सवाल है 867 और 255। तो ये दोनों सवाल हम इसी मेथड के आधार पर बना लेंगे। संख्या 2, तो प्रश्न संख्या 2 हमारा कह रहा है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक जो है वह 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। ये हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें माना कि कोई धनात्मक संख्या, हम कोई धनात्मक संख्या लेते हैं a, तब a बराबर 6q + r। हम यहाँ पर ये 6q रखेंगे और शेष के जगह पर हम यहाँ पर r रखेंगे। अब ध्यान देना है कि ये a हमारा कोई धनात्मक संख्या है जिसे हम लिखे 6q + r। अब यहाँ जहां r हमारा ये जब भी शेष बचेगा वह हमेशा, ये हमारा भाजक होता है, भाजक से छोटा
जीरो तक जाएगा। तो शेष हमारा जो पॉसिबिलिटी है इसका, तो पॉसिबिलिटी है हमारा 0, 1, 2, 3, 4, 5। यानी कि अगर 6 में a से भाग दे, ये हमारा हो गया भाग, ये क्या रहता है भाजक, और भाजक में अगर इस भाज्य से भाग देते हैं तो जो शेष बचने का पॉसिबिलिटी है वह पॉसिबिलिटी हमारा होगा या तो 0, या तो पूरा पूरा कट जाएगा तो 0 आएगा, या 1 या 2 या 3 या 4 या 5। इससे पहले हम बता चुके हैं कि शेष जब भी बनता है 6 ये भाजक से हमेशा छोटा रहता है। तब हमारा जो संख्या होने का पॉसिबिलिटी है a बराबर, अगर r बराबर हम 0 रखते हैं, r बराबर 0 रखते हैं तो शेष संख्या जो होगा हमारा 6q प्लस 0 यानी 6q, या r बराबर अगर 1 रखेंगे तो a हमारा हो जाएगा 6q प्लस 1, r बराबर 2 रखने पर a हमारा हो जाएगा 6q प्लस 2, r बराबर 3 रखने पर a हो जाएगा हमारा 6q प्लस 3, r बराबर 4 रखने पर a हो जाएगा 6q प्लस 4, r बराबर 5 रखने पर a हमारा हो जाएगा 6q प्लस 5। अर्थात इसको हम भाग दिए अगर इस a में, तो हमारा जो संख्या बनने का चांस है a बराबर 6q होगा, या a बराबर 6q प्लस 1, a बराबर 6q प्लस 2, a बराबर 6q प्लस 3, a बराबर 6q प्लस 4, a बराबर 6q प्लस 5। लेकिन यहाँ पर हमें कहा जा रहा है धनात्मक विषम पूर्णांक का बताना है कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक जो है इस रूप में होता है। तो ये जो संख्या दिख रहा है, ये वाला संख्या जो दिख रहा है पहला संख्या, यहाँ पर 6 है और यहाँ पर अगर q कोई भी नंबर आता है उसको 6 से गुणा करके तो सम संख्या आ जाता है, लेकिन लेना है हमें विषम संख्या, तो ये हमारा नहीं होगा। धनात्मक विषम संख्या लेने पर, तो धनात्मक विषम संख्या लेने पर a का मान क्या क्या आएगा, ये नहीं हो सकता है क्योंकि ये हमारा सम संख्या है, क्योंकि q का मान कुछ भी हो जाए 6 से गुणा करने पर हमेशा सम संख्या आएगा। उसके बाद ये हमारा दूसरा नंबर जो है a बराबर 6q प्लस 1 है। अब ध्यान देना है ये हमेशा सम संख्या होगा, और सम संख्या में 1 जोड़ते हैं तो विषम संख्या आता है, अर्थात हमारा पहला नंबर जो है विषम संख्या 6q प्लस 1 आ रहा है। उसके बाद a बराबर 6q प्लस 2 अगर लेना चाहें तो ये भी हमारा क्या होगा सम संख्या होगा। क्यों? क्योंकि 6q हमेशा सम संख्या है, और 2 सम संख्या में 2 जोड़ेंगे तो भी सम संख्या होगा, ये हमारा नहीं होगा विषम संख्या। उसके बाद a बराबर 6q प्लस 3 है, तो 6q प्लस 3 में ये सम संख्या है, और सम संख्या में 3 जोड़ते हैं तो हमेशा विषम संख्या आता है, तो दूसरा संख्या हमारा मिल गया 6q प्लस 3। उसके बाद a बराबर 6q प्लस 4 है, ये भी सम संख्या है और 4 भी सम संख्या है, तो सम प्लस सम संख्या होगा, हमें लेना है विषम संख्या, तो ये भी नहीं होगा। तब a बराबर 6q प्लस 5, अब ये सम संख्या 5 विषम संख्या है, तो ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा विषम संख्या 6q प्लस 5। अर्थात हमें यही बताना था कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, हम चूंकि a को माने हैं धनात्मक विषम पूर्णांक, a हमारा क्या है धनात्मक विषम पूर्णांक, जो किसके रूप में 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप में ये हमें सिद्ध करना था। उम्मीद है इसी के तरह हम आगे भी और भी जितने भी सवाल हैं, अगर हमको सम संख्या बोलेगा लेने के लिए तो हम यहाँ पर सम संख्या लेते, विषम संख्या बोला तो विषम संख्या ले, इसी के आधार पर हम आगे सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले अभी हमने सीखा जस्ट क्या कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा कैसे महत्तम समापवर्तक हम निकालते हैं, और एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व भी किया। अब आगे जो है, आगे हमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM निकालना है। तो इससे पहले, इसको निकालने से पहले हम थोड़ा कॉन्सेप्ट सीखेंगे इसके बारे में। सबसे पहले अभाज्य संख्या क्या है ये सीखेंगे। ये जो बोल रहा है अभाज्य गुणनखंड, यानी कोई भी संख्या है उसे हमें तोड़ना है अभाज्य संख्या के रूप में, गुणा के रूप में, उसे ही अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। तो अभाज्य संख्या क्या होती है, वैसी संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित हो, वैसी संख्या
जो एक और स्वयं से विभाजित हो उस संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या सिर्फ दो ही संख्या से विभाजित हो सकती है, या तो एक से या स्वयं अपने आप से, अन्य किसी तीसरी संख्या से यह विभाजित नहीं होगी। जैसे एग्जांपल में अभाज्य संख्या क्या है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, उसके बाद 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 इत्यादि। ये सारे के सारे हमारे अभाज्य संख्या हैं। ये सब वैसी संख्याएं हैं जो एक और स्वयं से विभाजित होती है। अगर कोई पूछे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो 2, और ये तो एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम संख्या भी है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। और अगर पूछेगा सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो 3। एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या जो सम संख्या है तो वह है 2। इसका मतलब क्या हुआ, हमें जो गुणनखंड में लाना है, कोई भी संख्या का जो गुणनखंड करना है अभाज्य गुणनखंड, और इसी रूप में इसी सब संख्या में कोई होगा। जो समझाते हैं ना, इधर बोल के भी समझाएं, इसमें देख सकते हैं, क्योंकि आप स्टूडेंट को देख रहे हैं एक तरह से, इसमें देख सकते हैं। एक्सरसाइज 1.2। तो एक्सरसाइज 1.2 में बोला जा रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहला संख्या हमारा है 140। तो इस 140 को हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ना है। तो सबसे पहले हम इसका गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड कहीं भी गुणनखंड कर लेंगे, और ये देखेंगे सबसे पहले हम किसे, जो छोटी से छोटी संख्या से भाग लगे, तो पहले चेक करेंगे 2 से। अगर 2 से भाग नहीं लग रहा है तो फिर चेक करेंगे 3 से। 3 से भाग नहीं लग रहा है फिर चेक करेंगे 5 से। 5 से नहीं लगेगा तो 7 से। यानी हमें सिर्फ अभाज्य संख्या में इसको भाग दे करके चेक करना है। तो पहली संख्या 2 से चेक करेंगे तो 70 में कट रहा है, फिर 2 से करेंगे 35 भाग लग रहा है, फिर ये कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से चेक करेंगे, 5 7 35। अब देखिए ये जितने भी संख्या है ये सारे के सारे क्या है हमारा अभाज्य संख्या। तो इसे हम लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। यानी इस सारी संख्याओं को गुना करने पर हमें 140 प्राप्त होगा, और ये सारा गुणनखंड जो है वह अभाज्य संख्या के रूप में है। ठीक है, तो इसी के आधार पर हम इसका 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर सॉल्व कर सकते हैं। अब एक और कॉन्सेप्ट सीखना है क्या, जैसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं 12 और 18 का HCF और LCM। पहले निकालेंगे 12 18 का HCF और LCM। तो आप सभी को पता है कि 12 और 18 का अगर HCF निकाला जाए तो 12 का अभाज्य गुणनखंड होता है 2 गुना 2 गुना 3, और 18 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुना 3 गुना 3। HCF अगर निकालें तो HCF वैसी संख्या होती है जो कि दोनों को जो गुणनखंड आया है कॉमन मिले। तो इस दोनों में कॉमन एक ये 2 मिल रहा है तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, और एक कॉमन मिला ये 3, तो यहाँ पर गुना 3 लिखेंगे। तो 3 और गुना 2, 3 गुना 6। उसके बाद LCM इसका निकालते हैं। तो LCM जो है पहले जो कॉमन मिला कॉमन वाले भाग को लिखेंगे। तो दोनों में कॉमन मिल रहा है क्या, 2 और 3। बाकी जो दोनों में बच गया उस दोनों को भी हमें लिख देना है। जैसे कि यहाँ पर ये 2 बच गया तो ये 2 लिखेंगे, ये 3 बच गया 3 को भी लिख देंगे। तो 3 दुना 6, 6 दुना 12, 12 तिया 36, यहाँ पर आ गया 36। तो एक इसमें कॉन्सेप्ट क्या सीखना है, हम देखेंगे यहाँ पर HCF और LCM को गुना करके देखते हैं क्या आता है। तो HCF का मान है 6, LCM का मान है 36। तो इसको अगर गुना करते हैं तो 6 गुना 6, 36 का 6 बाकी 3, और 6 तिया 18, 18 और 3 21, 216। उसके बाद जो हमारा संख्या दिया हुआ था, 2 संख्या जो दिया हुआ था, अगर इसको भी हम गुना करते हैं 12 गुना 18, तो 12 गुना 18 ये भी 216 ही आता है। तो इससे हमें क्या पता चला कि कोई भी 2 संख्या अगर है उस दोनों संख्या का गुणनफल, दोनों संख्या का जो गुणनफल होता है वह उस संख्या के HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है।
तब यहाँ पर हम एक फॉर्मूला लिख देते हैं, दो संख्याओं A तथा B का गुणनफल बराबर HCF AB का गुना LCM AB का। तो यहाँ पर फॉर्मूला आ गया A गुना B बराबर HCF गुना LCM, और ये HCF और LCM A और B का ही होगा। तो यहाँ ये फॉर्मूला याद रखना है कि कोई भी दो संख्या है तो दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है उस दोनों संख्या के HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, अभी हमने सीखा क्या, यदि दो संख्या A तथा B ज्ञात हो तब पहली संख्या A गुना दूसरी संख्या B, दोनों संख्या का गुणनफल बराबर AB का HCF गुना AB का LCM। इस पर जो है एक सवाल है एक्सरसाइज 1.2 में 4 नंबर, HCF 306 657 बराबर 9 दिया है। तब LCM 306 657 ज्ञात कीजिए। जैसा कि यहां पर जो है दो संख्या हमारा 306 और 657 दिया हुआ है। 306 और 657 का HCF दिया गया है 9, तब 306 और 657 का LCM ज्ञात करना है और हमें यह ज्ञात करना है इसी फॉर्मूला के साथ। तो इसका जो सॉल्यूशन है, यहां दो संख्या है 306 और 657 दिया गया है, 306 और 657 दिया गया है। तो सूत्र से हमें ज्ञात है कि 306 पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM। तो पहली संख्या हमारा 306 गुना दूसरी संख्या है 657, उसके बाद HCF हमारा दिया गया है 306 657 का HCF दिया गया है 9, तो हमें निकालना है 306 और 657 का LCM। तो हमें LCM ज्ञात करना है 306 और 657 का। तो 306 गुना 657 बराबर 9 गुना LCM 306 और 357 का। तो हमें अगर ये ज्ञात करना हो LCM 306 657, तो ये 9 जो है इसमें भाग लग जाएगा, 306 गुना 657 डिवाइड 9। अब 9 से हम इसमें भाग देते हैं तो ये कटेगा 9 से, 9 तिया 27, 30 में 27 दिया 3, यहाँ पर आया 36, 9 चौके 36। उसके बाद 657 को 34 से हम गुना करते हैं, 34 गुना 657। अब इसको गुना करने पर आएगा 22,338, यही हमारा LCM है। तब ये चैप्टर भी आप सभी का हो गया। आप सब इस चैप्टर को आराम से बनाइएगा। बाद बाकी इसका अगर फुल सॉल्यूशन चाहिए तो आपको आगे के क्लास में जो है इसका कंप्लीट वीडियो लेकर के आएंगे, एक एक करके सारा सवाल सॉल्व होगा। पहले आप सभी जो बता दें इसी के बेस पर सवाल को सॉल्व कीजिए।